तारा की इस हरकत पर समर हंस पड़ा। उसने एक बार फिर तारा के माथे को चूम लिया और फिर उसे खुद से अलग किया। अलग होने के बाद तारा ने समर को ऊपर से नीचे तक देखा और फाइनली उसके हाथ में पकड़े हुए कुछ बैग्स पर नजर डाली। ये क्या है? खुद ही देख लो। उसने एक बैग तारा के हाथ में थमा दिया। तारा ने क्यूरियस होकर जल्दी से बैग को खोला और उसके अंदर हाथ डालकर एक साड़ी बाहर निकाली। ये कोई फैंसी साड़ी नहीं थी, बस एक सिंपल सी साड़ी थी जो तारा को पहली ही नजर में पसंद आ गई। उसने मुस्कुराकर समर को देखा और फिर साड़ी को बैग में रखने के बाद उसे फर्श पर रख दिया। इसके बाद तारा समर के थोड़ा करीब आई। उसने समर के दोनों गालों पर अपनी हथेलियां टिका दी और उसका चेहरा अपने करीब किया। अगले ही पल तारा के होंठ समर के होंठों पर थे। तारा ने बड़े प्यार से पूरे पैशन के साथ समर को किस किया। समर के हाथ में जो दूसरा बैग था वो छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने तारा की कमर पकड़कर उसे और भी करीब किया और फिर उसी पैशन के साथ तारा के किस का रिस्पॉन्स दिया। कुछ देर बाद जब उन्हें ठीक से सांस लेने की जरूरत महसूस हुई तब जाकर समर और तारा एक दूसरे से अलग हुए। समर ने देखा कि सांस की कमी और ब्लश करने की वजह से तारा का चेहरा काफी लाल हो चुका था। इस वक्त वो काफी टेम्पटिंग लग रही थी, मगर समर को किसी तरह खुद को काबू करना पड़ा, वरना उसके प्लान्स खराब हो सकते थे। ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये सरप्राइज है तारा। बस एक शब्द कहकर समर ने पूरा सवाल ही टाल दिया। कुछ देर बाद समर और तारा तैयार होकर गांव से बाहर निकल चुके थे। तारा को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, मगर जब वो दोनों बस अड्डे पर पहुंचे तब तारा समझ चुकी थी। हम शहर जा रहे हैं। समर ने हाँ में सिर हिलाते हुए हल्की मुस्कान दी। बस में बैठकर वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके थे। तारा ने अपना सिर समर के कंधे पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। समर ने एक नजर तारा पर डाली और मुस्कुराकर उसके सर पर अपना सिर टिका दिया। करीब 1 घंटे बाद दोनों शहर पहुंच चुके थे। जब समर तारा का हाथ पकड़कर उसे गलियों से कहीं ले जा रहा था तब तारा की आंखों में बीते दिनों की यादें तैरने लगी। वही ऊंची बिल्डिंग्स, वही चमचमाते रास्ते, वही जिंदगी जो अब बहुत दूर लगती थी। कभी तारा ने इस जगह पर एक कदम भी नहीं रखा था, मगर अब कहानी कुछ बदल सी गई थी। सब कुछ याद करते हुए तारा थोड़ी इमोशनल हो गई और जब उसने खुद को संभाला तब तक वो और समर एक ऐसी जगह पर खड़े थे जिसे देखकर तारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने सवालिया निगाहों से समर की ओर देखा। हम यहाँ क्यों आए हैं? याद है तारा, हमारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। जब हम हर साल यहाँ आते हैं तो फिर इस बार कैसे पीछे रह जाते? वो वही 5 स्टार रेस्टोरेंट था जहाँ वो हर साल अपनी एनिवर्सरी मनाया करते थे। वही जगह जहाँ समर ने पहली बार तारा को देखा था, जहाँ वो अपनी फर्स्ट डेट पर गए थे, जहाँ समर ने उसे पहली बार आई लव यू कहा था। ये जगह समर और तारा के लिए स्पेशल थी क्योंकि अपने रिश्ते के सबसे खास पल दोनों ने इसी रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट किए थे। तारा ने इमोशनल होकर समर को हग कर लिया। अब अंदर चलें या फिर बाहर से ही इस जगह को निहारने का इरादा है आपका? अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो? अरे कुछ नहीं होगा, मीडिया से दूर इतना वक्त बिता लिया है कि कोई हमें पहचानेगा भी नहीं। ऊपर से समर और तारा की अपीयरेंस में बड़ा बदलाव हो चुका था। पहले तारा डिजाइनर आउटफिट्स, बैग, मेकअप और अच्छी हेयर स्टाइलिंग के बिना घर से बाहर नहीं निकलती थी और समर को भी अपने स्टेटस के हिसाब से कपड़े पहनने होते थे। इसलिए अब कोई उन्हें देखता तो उनका सादा लुक देखकर उन्हें मिडिल क्लास कपल ही समझ बैठता। समर ने तारा का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आ गए। अंदर वही पुराना माहौल था। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी, हल्का रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। हर चीज में एक रॉयल टच था। समर ने पहले से ही एक टेबल बुक किया हुआ था। ये तारा का फेवरेट स्पॉट था। उसे देखकर तारा खुश हो गई। यहाँ बैठकर वो पूरे शहर का नजारा देख सकती थी। ऑर्डर प्लेस करने के बाद समर और तारा पुराने दिनों को याद करने लगे। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें फर्स्ट डेट पर यहाँ लेकर आया था? तब तुमने ऐसी डिश ऑर्डर की थी जिसे तुमने खुद भी ट्राई नहीं किया था, और फिर उसकी फर्स्ट बाइट लेने के बाद तुम्हारा जो रिएक्शन था वो मुझे आज तक याद है। तारा ने शर्म के मारे दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया
वो दिन याद करके तारा आज भी शर्म से पानी पानी हो जाती है और समर भी उसे वो दिन याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। उस दिन तारा ने रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिश ऑर्डर की थी। उससे पहले बस तारा ने डिश का नाम ही सुना था, मगर जब उसने वो डिश ट्राई की तो उसे उल्टी करने का मन हुआ। उस दिन को याद करके समर बस हंसता ही जा रहा था, मगर जब काफी देर बीत जाने के बाद भी वो चुप नहीं हुआ तो तारा ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। इस वजह से गलती से किनारे पर रखा हुआ सूप समर की शर्ट पर गिर गया। ओह नो समर, आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया। तारा ने जल्दी से टिश्यू पेपर लिया और समर की शर्ट को साफ करने की कोशिश करने लगी। समर ने झटके से अपनी जैकेट को उतारकर कुर्सी से टांग दिया और तारा के हाथ से टिश्यू ले लिया। सो के तारा, गलती से ही हुआ है ना, नॉट अ बिग डील। तुम बैठो, मैं इसे वॉशरूम में साफ करके आता हूँ। मैं भी साथ चल रही हूँ। अरे बाबा, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम यहीं रहो। समर जल्दी से वॉशरूम की ओर भाग गया। तारा ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और मन ही मन खुद को कोसने लगी। मैं इतनी पागल क्यों हूँ? क्यों मैं एक भी काम सही ढंग से नहीं कर सकती? तारा ने फ्रस्ट्रेट होकर समर की कुर्सी को किक कर दिया। इस बार कुर्सी से टंगी समर की जैकेट फर्श पर गिर गई, जिस वजह से तारा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक बार फिर खुद को कोसा और जल्दी से जैकेट उठाई, मगर तभी उसने नोटिस किया कि टेबल के नीचे एक फोन गिरा हुआ था। तारा ने वो फोन उठाया और उसे उलटने पलटने लगी। ये समर का फोन तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग हमसे पहले इस टेबल पर थे उनमें से किसी का फोन नीचे गिर गया हो? तारा अभी सोच ही रही थी कि उसे होटल के मैनेजर को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, मगर तभी फोन में एक मैसेज आया। मैसेज के कारण स्क्रीन की लाइट ऑन हुई और अनजाने में ही तारा की निगाहें सेंडर्स नेम पर चली गई। स्क्रीन पर नताशा मेहरा का नाम देखकर तारा हैरान थी। नताशा कौन थी, ये बात तारा से कहां छिपी थी, मगर कुछ महीनों से तारा ने नताशा को नहीं देखा था, इसलिए अचानक उसका मैसेज देखकर तारा क्यूरियस हुई और उसने मैसेज पढ़ ही लिया। See you at the Hidden Gem at 10 PM sharp। ये नताशा समर को हिडन जेम होटल में क्यों बुला रही है, वो भी रात के 10 बजे? और समर को दो फोन रखने की क्या जरूरत है? उसने मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? और नताशा के साथ अपने सीक्रेट फोन से बात करने का क्या मतलब है? तारा बाकी के मैसेजेस देखना चाहती थी, मगर फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड था और तारा बस एक ही मैसेज देख सकती थी। उसने गहरी सांस ली और समर की जैकेट चेक की। जैकेट के अंदर एक पॉकेट बना था, इसलिए तारा ने अंदाजा लगाया कि शायद इसी पॉकेट में वो फोन रहा होगा। उसने फोन को उसी पॉकेट में डालकर जैकेट को वापस उसकी जगह पर रख दिया और सीट पर आकर बैठ गई। अभी वो नताशा के मैसेज का मतलब समझने की कोशिश ही कर रही थी, तभी उसकी नजर बगल वाले होटल पर पड़ी। उसका नाम पढ़ते ही तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये वही होटल था जहां समर आज रात नताशा से मिलने वाला था। रात के करीब 10 बज रहे थे जब समर होटल ग्रैंड एस्टेट से बाहर निकला। उसकी पैनी नजरें हर एक चीज को स्कैन कर रही थी। बड़ी सावधानी के साथ समर ने होटल हिडन जेम में एंट्री की, मगर एंट्रेंस से अंदर जाने के बजाय वो होटल के पीछे वाले हिस्से की ओर जाने लगा। उस हाई एंड होटल के पीछे एक सीक्रेट लिफ्ट थी। समर तेज निगाहों से उस लिफ्ट की ओर बढ़ गया और बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट के बंद दरवाजे के सामने खड़ा होते ही उसने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर नताशा का एक मैसेज चमक रहा था। रूम 1509, एवरीथिंग इज रेडी बॉस। समर ने उस मैसेज पर एक नजर डाली और बिना कोई जवाब दिए फोन वापस अपनी पॉकेट में रख दिया और फिर 15th फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट में हल्की हल्की बीप की आवाज के साथ फ्लोर बदलते जा रहे थे। समर का चेहरा अब भी वैसा ही शांत था, लेकिन उसके दिमाग में तेज आंधी चल रही थी। वो जानता था कि हर कदम नपातुला होना चाहिए। एक छोटी से छोटी गलती उसका पूरा प्लान बर्बाद कर सकती थी। लिफ्ट के खुलते ही समर बिना हिचकिचाए सीधे रूम नंबर 1509 की ओर बढ़ गया। दरवाजा पहले से ही हल्का सा खुला था। उसने अंदर कदम रखा और फिर दरवाजा लॉक कर दिया। अंदर टेबल के पास नताशा मेहरा बैठी थी, मगर समर को देखते ही वो अपनी जगह से उठ गई। हेलो सर,
मैं आपको इतनी जल्दबाजी में यहाँ नहीं बुलाना चाहती थी, मगर कुछ चीजें हैं जिन्हें आपकी अटेंशन की जरूरत है। समर हाँ में सिर हिलाकर काउच पर बैठ गया। नताशा ने एक फोल्डर उसके सामने रख दिया। ये वो सब कुछ है जो मैं अभी तक इकट्ठा कर पाई हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी सोच से काफी बड़ा है। ये सिर्फ एक बिजनेस टेकओवर नहीं है, आपको पूरी तरह से मिटाने की साजिश शुरू हो चुकी है। समर ने फोल्डर को खोलकर उस पर एक नजर डाली और फिर बिना कोई भाव बदले उसे वापस बंद कर दिया। मुझे तो पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। हमें एक बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन वो सब मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। हमारी टीम को कांटेक्ट करो और मिलने का प्लान बनाओ। जगह मैं बाद में डिसाइड कर लूंगा, लेकिन तब तक तुम मेरे आसपास भी नजर मत आना, वरना मेरे चक्कर में तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन समर को नहीं पता था कि ये पूरी मुलाकात पहले से ही किसी की नजरों में आ चुकी थी। तारा मल्होत्रा होटल हिडन जेम की रूम नंबर 1509 के बाहर खड़ी थी, दरवाजे से बस कुछ कदम की दूरी पर। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि कमरे के अंदर समर और नताशा किस बारे में बात कर रहे थे। वो बस इतना जानती थी कि वो दोनों बंद कमरे में एक साथ अकेले थे। तारा ने गुस्से से साड़ी का पल्लू अपनी मुट्ठी में भींच लिया। आधा घंटा बीत चुका है, मगर समर और नताशा अभी भी कमरे में हैं। आखिर क्यों? ऐसी भी क्या बात थी जो इन्हें इतनी चुप चुप कर ही करनी थी? तारा के दिमाग में सवालों का तूफान उठ चुका था। कुछ देर पहले समर और तारा बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ डिनर कर रहे थे। तब समर ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसने तारा के मन में शक के कुछ बीज बो दिए। तारा, आज की रात हम इसी होटल में बिताएंगे। यहीं बिताएंगे मतलब? वापस जाने का इरादा नहीं है क्या? फिलहाल तो नहीं है। एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मेरा यहाँ पर रहना जरूरी, और तुम्हें मैं अकेले वापस भेज नहीं सकता, इसलिए तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगी। हो सकता है कि हमें कुछ और दिन भी यहाँ रहना पड़े, इसलिए तुम अभी वापस जाने के बारे में मत सोचो तारा। न जाने क्यों तारा के मन में ऐसा ख्याल आया मानो समर शहर अपने काम से ही आया था और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना बस एक बहाना था। शायद वो नताशा के लिए ही यहाँ आया था, मगर तारा ने नेगेटिव बातों से अपना मूड खराब नहीं होने दिया। वो उम्मीद कर रही थी कि शायद अब तो समर उससे अपने सीक्रेट शेयर करेगा, मगर समर ने तारा से एक शब्द भी नहीं कहा। और जब 10 बजे के करीब उसे महसूस हुआ कि तारा सो चुकी थी, तो वो चुपके से कमरे के बाहर चला गया। उसके जाते ही तारा भी बिस्तर से उठकर बैठ गई। उसने जल्दी से टाइम चेक किया और जैसे ही उसने देखा कि ठीक 10 बज चुके थे, तो उसका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया। होटल हिडन जेम। समर उस नताशा से मिलने गए हैं, वो भी इस वक्त। अब तारा चुप नहीं बैठने वाली थी, इसलिए वो भी चुपके चुपके समर के पीछे चली गई, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि गलती से भी वो समर की नजरों में न आ जाए। बस तब से तारा रूम नंबर 1509 के बाहर खड़ी थी। अब उससे सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए उसने डोरबेल बजाने के बारे में सोचा, मगर तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। कमरे का दरवाजा खुलते ही समर बाहर निकला और जैसे ही उसने सिर उठाया, वो तारा की जलती हुई निगाहों से टकरा गया। उसे वहां खड़े देखकर समर और नताशा दोनों ही हैरान हुए। समर तो बस ये सोच रहा था कि तारा कितनी देर से इस दरवाजे के बाहर खड़ी रही, मगर तारा का चेहरा देखकर लग रहा था कि वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी। तारा बिना कुछ कहे समर को घूरती रही। उसकी आंखों में कई सारे इमोशंस एक साथ देखे जा सकते थे। समर जानता था कि तारा को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी, मगर वो कुछ कह सकता उससे पहले ही तारा पांव पटकते हुए वहां से चली गई। तारा, स्टॉप राइट देयर। तारा ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा और कुछ ही सेकंड्स में वो समर की आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। नताशा ने थोड़ी घबराई हुई निगाहों से उसे देखा। सर, क्या मैं मिसेस मल्होत्रा से बात करूं? आई एम श्योर वो मेरी बात जरूर समझेंगी। नहीं नताशा, तारा को समझाना मेरा काम है। तुम अपना काम करो और ध्यान रखो कि कोई तुम्हें मेरे या तारा के आसपास बिल्कुल ना देख पाए। समर ने नताशा के जवाब का इंतजार तक नहीं किया और सीधे तारा के पीछे चला गया। तारा के रूम तक पहुंचते ही समर भी वहां आ चुका था। समर को अवॉइड करने के लिए तारा बाथरूम की ओर जा रही थी, मगर समर ने उसका हाथ थामकर उसे अपने नजदीक खींच लिया। तारा, मेरी बात तो सुनो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार तुम मेरी बात तो सुन लो, फिर तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो।
वैसे भी मैं एक बात को बार बार नहीं दोहराता, इसलिए अपनी गलतफहमी के चक्कर में अगर तुम कोई गलती कर बैठी तो फिर मुझे दोष मत देना। वाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिचुएशन को समझाने की बजाय तुम मुझे ही धमकी दे रहे हो, मानो तुमने मुझे धोखा देते हुए पकड़ा हो। अरे मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा था तारा। एक तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रहा हूँ और तुम बिना कुछ जाने ही मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारी यही आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तारा। सुनती कुछ नहीं हो और बात का बखेड़ा बना देती हो तुम बस। अब सुनने के लिए बचा क्या है? जब भी मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ तब तुम मेरे सारे सवाल टाल देते हो। अगर अभी कोई सवाल करूंगी तो क्या तुम मुझे सारे जवाब दोगे? मुझे बताओगे कि तुम अपनी एक्स असिस्टेंट से क्यों मिल रहे थे? तुम्हारे पास दूसरा फोन क्यों है? और उस बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं मालूम? उस फोन से तुम सिर्फ नताशा से ही क्यों बात कर रहे थे? और रात के 10 बजे अपनी बीवी से छिपकर किसी और लड़की से मिलने जाने का मतलब क्या है? समर बिना कुछ कहे तारा को देखता रहा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तारा उसके बर्नर फोन के बारे में जान गई होगी। अब सब कुछ क्लियर हो चुका था। वो तारा की गलतफहमी की वजह जान चुका था। समर को चुप देखकर तारा की नाराजगी बढ़ गई। अब चुप क्यों हो? मुझे इन सवालों के जवाब दो। तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहते थे ना, तो फिर चुप मत रहो और जल्दी से सब कुछ मुझे बताओ। कम ऑन, से इट। जल्दी बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे? तुम्हारे लिए ये सब कुछ मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था तारा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बिजनेस छोड़कर ये सब करने में बड़ा मजा आता है? हाँ, लोगों के ताने सुनने में मजा आता है मुझे। अरे अगर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं तो इसका मतलब किसी वजह के कारण मैं चुप हूं। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? हाँ, इतने साल मेरे साथ रहकर जब तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो तो फिर मेरा तुम्हें प्रोटेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है तारा। हम दोनों अलग अलग ही ठीक हैं। क्या कहा? तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हो? समर ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, केवल तुम्हारे लिए मैंने मेहनत से खड़ा किया हुआ अपना एम्पायर अपने ही हाथों से तबाह किया है तारा। सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर आज तुम गलती से भी किसी की नजरों में आ जाती तो वो मुझ तक पहुंच जाते तो मेरी कई सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो सकती थी। मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकता तारा। बस इतना कहूंगा कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो सही समय पर जवाब मिलने का इंतजार करो, और अगर नहीं है तो फिर तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं तारा। रात के अंधेरे में समर अपनी पुरानी गाड़ी के बोनट से टिक कर खड़ा था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी, मगर उसके भीतर जो आग जल रही थी उसे शांत करने के लिए ये ठंडी हवा काफी नहीं थी। कोई था जो उसे भीतर से खोखला करने की कोशिश कर रहा था। समर ने महसूस किया कि पिछले कुछ हफ्तों से उसकी हर चाल फेल हो रही थी। वो दुश्मनों से 2 कदम आगे रहने वाला इंसान था, मगर अब हर कदम पर वो मात खा रहा था। जब उसने दुबई में अपने पुराने कॉन्टैक्ट से बात की थी तो अगले ही दिन वो डील किसी और ने छीन ली थी। जब उसने हांगकांग में फंड मूव करने की प्लानिंग की तो वहां पहले ही कोई और खेल खेल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह हर कदम पर कोई था जो उसकी हरकतें भांप रहा था। और समर अच्छी तरह जानता था कि ये कोई और नहीं बल्कि कमला शर्मा ही थी। इस औरत की चालाकी की कोई हद नहीं थी। वो हमेशा समर से 1 कदम आगे रहने की कोशिश करती थी। वो बात अलग थी कि हर बार समर बड़ी आसानी से अपनी चाल चल जाता था, लेकिन समर के लिए ये पहली बार था जब उसे इतनी जल्दी कमला का रिस्पॉन्स मिल रहा था। कुछ देर पहले ही समर को खबर मिली कि शर्मा ग्रुप ने अचानक अपनी सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की ऑडिट करवानी शुरू कर दी है। कमला ने अपनी कई बेनाम कंपनियों को बंद करवाया, पुरानी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और अपने सभी अकाउंट्स को रीस्ट्रक्चर करवाने लगी। ये कदम बिना किसी वजह के नहीं उठाए गए थे, बल्कि किसी ने कमला को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि समर के पास उनके पुरानी फ्रॉड्स की सबूत है। लेकिन ये सच नहीं था। समर ने किसी को ये जानकारी नहीं दी थी सिवाय एक इंसान के। इस बारे में सोचकर समर थोड़ा मुस्कुराया। तो आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गए। उसने अपना फोन बाहर निकाला और एक मैसेज टाइप किया। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और तुम सब भी आधे घंटे के बाद मुझे मीटिंग स्पॉट पर मिलो। इट्स अर्जेंट, कोई भी देर से मत आना। करीब आधे घंटे बाद समर एक पुराने वेयर हाउस में पहुंच गया। वो एक चेयर पर बैठा था, जबकि उसके सामने 3 लोग खड़े थे, जिनमें से एक समर का बेस्ट फ्रेंड नील था।
दूसरी थी नताशा और तीसरा था डिटेक्टिव रवि। ये सब वही थे जिन पर समर अपने हर एक मिशन के लिए आंख बंद करके भरोसा कर सकता था, मगर आज इनमें से किसी एक की वजह से उसे अपना मिशन फेल होता नजर आ रहा था। तो मैंने तुम सबको एक जरूरी बात डिस्कस करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। मुझे महसूस हुआ है कि हमारा हर प्लान, हमारी हर चाल किसी न किसी तरह दुश्मनों तक पहुंच रही है और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम पांचों में से कोई आपके सीक्रेट्स लीक कर रहा है? एग्जैक्टली। ये इम्पॉसिबल है। हम लोगों में से कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। इतने सालों से हम आपके साथ काम कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको हम लोगों पे शक है? कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई सर? समर ने नामे सिर हिलाया। अरे धोखा मिलने की गुंजाइश दुश्मन से नहीं की जा सकती है, अक्सर अपने ही पीठ में छुरा घोंप जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो गद्दार इस वक्त यहाँ है और मैंने तो उसे ढूंढ भी लिया है। मैं पिछले हफ्ते ही समझ गया था कि धोखेबाज यहीं छिपा है, इसलिए मैंने तुम सबका एक छोटा सा टेस्ट लिया। इतना सुनते ही सबकी सांसें अटक गईं। समर ने एक एक करके सभी लोगों के रिएक्शन देखे और फिर नताशा के पास आकर खड़ा हो गया। नताशा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने शर्मा ग्रुप के कुछ बड़े कॉन्टैक्ट्स को खरीद लिया है और अब हमारे पास उनके आने वाली डील्स की पूरी खबर है। बिल्कुल सर, और आपकी बात मानकर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। समर ने सिर हिलाया और फिर रवि नाम के आदमी के करीब आ गया। और रवि, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने बैंक के हिडन एसेट्स को ट्रैक कर लिया है। जो भी शर्मा ग्रुप ने मुझसे छीना था वो सब मैंने सरकारी फाइलों में ढूंढ निकाला है, पुराने डॉक्यूमेंट्स जिनका जिक्र तक मिटा दिया गया था, और अब उनका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। मैंने वही किया सर जो आपने कहा था मुझसे। आपका सीक्रेट मेरे पास है। समर ने उसका कंधा थपथपाया और अपने बेस्ट फ्रेंड नील के पास आकर खड़ा हो गया। अब समर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी, मगर उसकी आंखों में अब भी सख्ती थी। नील, और तुमसे मैंने कहा था कि मेरे पास शर्मा ग्रुप के हिडन एसेट्स के पुराने रिकॉर्ड्स हैं और अगर मैं चाहूं तो एक झटके में उनकी पूरी दुनिया को हिला सकता हूं। हाँ, तो समर ने अपनी जेब से कागज निकाला और उसे टेबल पर पटक दिया। तो बात यह है कि तुम सभी से मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। गद्दार को पकड़ने के लिए मैंने तुम तीनों को एक एक सीक्रेट बताया था जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे तो बस ये देखना था कि तुम लोग उन्हें सेफ रख सकते हो या फिर नहीं। नताशा और रवि से मैंने जो कुछ भी कहा वो बातें उन्होंने अपनी टीम मेंबर्स तक से नहीं कही, यानी उन्होंने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। लेकिन तुमसे मैंने जो कहा उसके बाद अचानक कमला शर्मा ने अपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ऑडिट करवाना शुरू कर दिया। वो अपने सारे अकाउंट्स को क्लीन अप करने लगी है और अपने पुराने फ्रॉड्स को मिटाने की कोशिश कर रही है। नील, इसका मतलब क्या हुआ? कमला शर्मा को ये खबर। नील ने हैरानी से समर को देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सिर्फ एक झूठ था, एक केयरफुली प्लांटेड ट्रैप, और नील बड़े आराम से समर के बिछाए इस जाल में फंस गया। समर जान चुका था कि उसका अपना बेस्ट फ्रेंड ही उसे धोखा दे रहा था। वो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था समर। मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा ही नहीं था। समर ने नील को घूर कर देखा। कोई इरादा नहीं था मतलब? अब ये मत कहना कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई थी। नील की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें टपक पड़ी। सच यही है, कमला शर्मा ने, उस औरत ने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया था और मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो वो मेरी फैमिली को मौत के घाट उतार देगी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था समर। मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मजबूरी थी? तुम्हारा परिवार मुसीबत में था? तुम्हें कमला शर्मा ने ब्लैकमेल किया और तुम यूं ही डर गए? अरे वो भी मेरे होते हुए। क्या तुम्हें उस वक्त मेरा ख्याल नहीं आया? क्या धोखा देने से पहले एक बार भी तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई कि शायद मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुम सचमुच मजबूर ही थे या फिर बात कुछ और है नील? यही सच है, मैं मजबूर था। उस पल मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं एकदम से तुम्हारे खिलाफ चला गया। जब तक मैं सब कुछ ठीक से समझ पाता तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। कमला शर्मा के पास मेरे खिलाफ सबूत थे और अब वो मुझे ये कहकर ब्लैकमेल कर रही है कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो सारे सबूत तुम्हें दिखाकर मेरा दुश्मन बना देगी। पहले तो समर ने नील को गुस्से से घूर कर देखा और फिर अचानक जोर जोर से हंस पड़ा। वेल, दुश्मन तो तुम मेरे बन चुके हो,
अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा खेल खत्म कर देता नहीं, लेकिन दोस्ती के नाते तुम्हें छोड़ रहा हूं। और अगर अभी भी तुम्हारे अंदर कुछ शर्म बची है ना, तो चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, प्लीज मुझे एक मौका दे दो समर। अगर तुम मुझे इस तरह यहाँ से निकाल दोगे तो गिल्ट के कारण मैं जी नहीं पाऊंगा समर। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अब मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, आई स्वेयर। नील, अगर तुम इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्ती का लिहाज करके रुका हुआ हूँ, वरना तुम्हारे बेटे को अनाथ होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नील पर समर, मेरी बात तो। गेट आउट। इस समय समर काफी गुस्से में दिख रहा था, इसलिए नील ने देरी नहीं की और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। समर ने एक गहरी सांस ली और किसी तरह खुद को काबू में किया। चाल अच्छी थी मिसेस कमला शर्मा, मगर अफसोस कि आप पकड़ी गईं। अब मैं आपको बताऊंगा कि चाल चलना किसे कहते हैं। कमला शर्मा का सब्र अब टूटने की कगार पर था। वो हमेशा एक कदम आगे रहने वाली और दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली औरत थी, लेकिन समर मल्होत्रा वो अब तक कमला के आगे नहीं झुका था। पूरी दुनिया के लिए समर बर्बाद हो चुका था, उसके पास कुछ नहीं बचा था। मगर कमला जान चुकी थी कि वो बस अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। कमला ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और अपने लंबे नाखूनों से टेबल पर हल्की दस्तक दी। बोलो, क्या खबर लाए हो? कमला के सामने राघव नाम का एक आदमी बैठा था। ये कमला का वफादार था। कमला के साथ रहकर उसने हर एक घटिया से घटिया चाल को अंजाम दिया था, मगर आज वो थोड़ा झिझक रहा था। मैडम, समर का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ट्रैक नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो भी कर रहा है उससे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियों को ढूंढ रहा है। कमजोरियां? मेरी कोई कमजोरी नहीं है। समर जान चुका है मैडम कि आप अपने पुराने ट्रांजैक्शंस की सफाई करवा रही हैं। अब वो अलर्ट हो चुका है और नए तरीके से वार करने का प्लान बना रहा है। मैं नहीं जानता कि वो आगे क्या करेगा, लेकिन इतना पक्का है कि आज रात समर कुछ बड़ा करेगा। कमला गहरी सांस लेकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे शहर की चमचमाती लाइट्स थी, वही शहर जिसे वो अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी, लेकिन समर की वजह से हर चीज उनके कंट्रोल से बाहर हो रही थी। उसे खत्म करने के लिए कमला ने क्या क्या नहीं किया, मगर वो अब भी डटा हुआ था। समझ नहीं आ रहा कि कमी कहाँ रह गई। सब कुछ तो करके देख लिया, मगर वो समर अभी तक ज्यों का त्यों ही खड़ा है। उन्होंने समर की कंपनी बर्बाद की, उसके सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दिए, उसके खिलाफ मीडिया में झूठ फैलाया, उसके दोस्तों को खरीदा, यहाँ तक कि नील जैसे इंसान को भी मजबूर कर दिया। लेकिन इससे भी समर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पलटवार करने के लिए तैयार था। कमला ने अपने चारों ओर देखा। इस आलीशान बिल्डिंग, इस रॉयल लाइफस्टाइल को उसने अपने दम पर खड़ा किया था। अगर वो कमजोर होती तो आज यहाँ नहीं होती। ये सब सोचते हुए कमला के दिमाग में यादों की एक आंधी चल पड़ी। 35 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तब कमला की नई नई शादी हुई थी। शादी के पहले के सालों में कमला सिर्फ एक पत्नी थी जो अपने पति आर.के. शर्मा की परछाई बनकर जी रही थी। कमला को बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था और कहा जाता था कि वो आर.के. शर्मा से भी बड़ी जीनियस थी। दुनिया के सामने आर.के. शर्मा उसे सपोर्ट करने का दिखावा करते थे। लोग उन्हें परफेक्ट कपल मानते थे। बिजनेस की दुनिया में दो बड़े नाम, एक ताकतवर जोड़ी, लेकिन सच्चाई सिर्फ कमला जानती थी कि आर.के. कभी उसे अपने बराबर नहीं समझते। कमला, बिजनेस तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम इन चीजों में मत पड़ो और घर संभालो। कमला ने हमेशा उनके शब्द सुने, मगर उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसे एक ट्रॉफी वाइफ बनकर अपनी जिंदगी नहीं बितानी थी। इसलिए एक दिन थक कर कमला ने फैसला किया कि अगर उसे ताकत नहीं दी जाएगी तो वो खुद इसे छीन लेगी। न्यूज चैनल में तो अभी भी कभी कभार लड़ाई देखने या सुनने को मिल जाती थी। ऑफिस के फर्श पर पड़ा था। आधी रात का वक्त था और ऑफिस में दो लोग थे,
आरके और कमला। आरके की सांसें अटक रही थी। उन्हें अपने सीने पर एक तेज दर्द महसूस हो रहा था, जिस वजह से वो कराह रहे थे। उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कमला अपनी चेयर पर बैठे हुए बस उन्हें देखती रही, बिना हिले डुले। उनके कानों में आज भी वो कमजोर सी आवाज गूंजती थी, कमला, मदद। मगर कमला के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और धीरे धीरे आरके के करीब आई। तुमने हमेशा कहा था ना कि मैं बिजनेस के लिए नहीं बनी। तुमने हमेशा कहा कि मेरी जगह घर पर है, मुझे सिर्फ परिवार संभालना चाहिए। मैंने तुमसे एक मौका मांगा था खुद को साबित करने के लिए, मगर तुमने हर बार इसे हंसी में टाल दिया। तुमने मुझे मौका नहीं दिया, इसलिए आज मैंने आखिरकार इसे छीन ही लिया। अब मैं इस बड़े एम्पायर को अकेले आगे बढ़ाऊंगी और तुम्हें गलत साबित करूंगी। मगर अफसोस, तुम ये सब देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। कमला, मेरी बात। अपने आखिरी वक्त में आरके अपनी पूरी बात भी नहीं कह पाए थे और उन्होंने वहीं तड़पते हुए कमला की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। कमला ने एक पल के लिए भी अपने मरे हुए पति के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटाई। उसने टेबल से एक फोन उठाया और इमरजेंसी नंबर डायल किया। देखते ही देखते ऑफिस में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब ने इसे एक हार्ट स्ट्रोक समझा और कमला ने इसे अपनी जीत, और तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इतने सालों बाद वो फिर से उसी मोड़ पर थी जब सब कुछ कमला के हाथ में था। तब समर आकर उनका सुकून छीन रहा था। कमला के हिसाब से समर भी आरके की ही तरह था, अकड़ से भरा, खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर मानने वाला, और ऐसे ताकतवर लोगों की कमजोर नस ढूंढना कमला अच्छी तरह जानती थी। कमला ने खुद को शीशे में देखा। अब वो ट्रॉफी वाइफ कमला नहीं, बल्कि वो कमला शर्मा थी जिसने अपने पति की मौत से लेकर अपने बेटों को बिजनेस में बिठाने तक हर चीज अपनी चालाकी से हासिल की थी। वो किसी समर मल्होत्रा से हार नहीं सकती थी। उसने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स एक्टिवेट कर दिए। अब बस एक आखिरी वार करना था, समर को पूरी तरह खत्म करने का। लेकिन कमला को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि समर ने अपने अगले वार की तैयारी शुरू कर दी थी। कहीं दूर एक सीक्रेट स्पॉट पर नताशा अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए बैठी थी। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला था, शर्मा एम्पायर सीक्रेट्स। बगल में रखे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी दर्जनों फाइलें खुली थी। फर्जी ट्रांजैक्शन, हेरा फेरी के डॉक्यूमेंट्स, आरके शर्मा की पुरानी इन्वेस्टमेंट डील्स, पुराने बैंक स्टेटमेंट्स और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। नताशा ने धीरे से लैपटॉप बंद कर दिया। कमला शर्मा, यू आर डेड। शहर की वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। आज शहर में एक बड़ा ऑक्शन होने वाला था, मुंबई हेरिटेज चैरिटी ऑक्शन, जहां शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और हाई प्रोफाइल चेहरे एक ही छत के नीचे इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन इस बार माहौल में कुछ अलग था। क्यों? क्योंकि समर मल्होत्रा लौट आया था। इवेंट वेन्यू के बाहर काले रंग की रोल्स रॉयस फैंटम रेड कारपेट के ठीक सामने आकर रुकी। फोटोग्राफर्स और मीडिया रिपोर्टर्स पहले से तैयार खड़े थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला तो वहां एक पल के लिए खामोशी छा गई। वहां समर मल्होत्रा खड़ा था, अपने उसी पुराने अंदाज में, जिस आदमी को दुनिया ने कंगाल समझ लिया था, जो बिजनेस वर्ल्ड को अलविदा कह चुका था। वो आज ऐसे लौट आया था मानो कुछ बदला ही ना हो। आज समर सिंपल कपड़े नहीं, बल्कि एक महंगा सूट पहन कर आया था। सबका ध्यान इस वक्त समर पर ही था, लेकिन यहाँ भी तो कुछ फर्क था। पहले समर किसी पार्टी में एंट्री लेता था तो उसके चारों ओर लोग खड़े हो जाते थे, हाथ मिलाने के लिए, उससे बात करने के लिए। लेकिन आज वहाँ सिर्फ सवाल थे। क्या ये सच में समर मल्होत्रा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? कुछ वक्त पहले तो ये इंसान मीडिया से बचकर कहीं भाग गया था, तो फिर आज सबके सामने इस तरह आ जाने का क्या मतलब हुआ? अरे भाई, समर मल्होत्रा आज अपने पुराने अंदाज में दिख रहा है, यानी आज कुछ बड़ा होने वाला है। समर ने इन कानाफूसी करने वालों पर एक सरसरी निगाह डाली और फिर आगे बढ़ गया। उसने बॉलरूम में एंट्री की। अंदर आते ही उसकी नजरें एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसे देखने के बाद समर के होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। आदित्य शाह, समर का सबसे बड़ा दुश्मन। आदित्य ने जब समर को अंदर आते देखा तो उसकी उंगलियां
हल्के से उसकी विस्की के ग्लास पर टाइट हो गई। आदित्य के चेहरे पर भले ही कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज काफी टेंस्ड लग रही थी, जिससे समर काफी सेटिस्फाइड हुआ। उसने अपने कोट के बटन बंद किए और बड़े अदब से स्टेज के सामने अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, ठीक वहां जहां सबसे बड़े दावेदार बैठते थे। ऑक्शन शुरू हो चुका था। महंगे हीरे, पुराने वाइन सेट्स, एंटीक गहने, हर चीज पर बोली लग रही थी। समर अब तक शांत था, मगर उसे नीलामी में तब इंटरेस्ट आया जब स्टेज पर एक नया आर्ट पीस लाया गया। एक बेहद पुरानी लेकिन मिस्टीरियस पेंटिंग। देखने में एक आम आर्ट वर्क था, लेकिन समर जानता था कि पेंटिंग में कुछ खास छिपा था। उसके कैनवास की सतह के नीचे एक कोड छुपा हुआ था, एक इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट जिसमें खास बैंकिंग इंफॉर्मेशन थी, जिसकी समर को काफी वक्त से तलाश थी। आज वो हर हाल में इस पेंटिंग को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, मगर ये बात केवल समर नहीं जानता था, आदित्य को भी इस बारे में सब कुछ मालूम था। आदित्य की सांसें हल्की तेज हो गई थी। समर की बर्बादी से आदित्य को भी बहुत फायदा हुआ था। ऐसे में वो समर को दोबारा उठते हुए नहीं देख सकता था। आदित्य ये बात तो जानता ही था कि समर दुनिया को जो दिखा रहा था वो बस एक खेल का हिस्सा था, और आज अगर समर के हाथ में वो पेंटिंग लग जाती तो फिर समर को हराना मुश्किल हो सकता था। इसलिए जैसे ही नीलामी शुरू हुई, वैसे ही आदित्य ने अपना हाथ उठाया। 20 करोड़। फिर उसने समर की तरफ चिढ़ाने वाली निगाहों से देखा, मगर समर अब भी शांत बैठा था। उसने मुस्कुराकर अपना हाथ उठाया। 30 करोड़। आदित्य ने उसे घूर कर देखा। हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। पहले तो वो ये सोच रहे थे कि इस मामूली सी दिखने वाली पेंटिंग में केवल समर और आदित्य ही क्यों दिलचस्पी दिखा रहे थे, और फिर समर के पास इतना पैसा आया कहां से। कल तक जो आदमी मामूली सी पैंट शर्ट पहने घूम रहा था, आज वो करोड़ों की बोली किसके दम पर लगा रहा था। आदित्य का चेहरा हल्का सा सख्त हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 50 करोड़। समर ने बड़े आराम से वाइन को सिप किया और आदित्य की आंखों में देखकर अपनी अगली बोली लगाई। 70 करोड़। आदित्य का चेहरा अब पूरी तरह लाल हो चुका था। सबकी निगाहें अब उस पर थी, इसलिए आदित्य को गुस्सा आ रहा था। वो जानता था कि अगर उसने समर को मात नहीं दी तो ये पूरी बिजनेस इंडस्ट्री में हॉट टॉपिक बन जाएगा। आदित्य किसी भी हाल में समर से हारना नहीं चाहता था, मगर वो एक पेंटिंग पर भी अपने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। आदित्य उम्मीद कर रहा था कि आखिरी बोली सुनने के बाद समर अपने कदम पीछे खींच लेगा। 100 करोड़। समर ने बोली लगाने में जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसने बड़े अदब से वाइन का ग्लास घुमाया और वाइन का एक सिप लेने के बाद अपना हाथ उठाया। 500 करोड़। हॉल में एक बार फिर से सन्नाटा छा चुका था। आदित्य की तो सांसें ही रुक गई थी। वो बस यही सोच रहा था कि बोली लगाने के लिए समर के पास इतने पैसे आ कहां से रहे थे। अगर उसके पास सचमुच इतना पैसा था तो फिर गरीब होने का नाटक करने की क्या जरूरत थी। जब आदित्य की ओर से किसी को कोई रिस्पॉन्स सुनने को नहीं मिला, तब ऑक्शनियर ने नीलामी आगे बढ़ाई। 500 crores for the gentleman in the black suit. Going once, going twice, sold. वो पेंटिंग अब समर की हो चुकी थी। उसने धीरे से अपनी घड़ी पर नजर डाली और फिर स्टेज की तरफ बढ़ गया, जहां उसका नया खरीदा हुआ आर्ट पीस
अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ महीने पहले हुआ सबसे बड़ा फाइनेंशियल कोलैप्स समर मल्होत्रा की गलती नहीं थी, अगर मैं कहूं कि समर मल्होत्रा जो एक रात में अपने एम्पायर से हाथ धो बैठा है, वो अपनी गलतियों के शिकार नहीं हुए, बल्कि उन्हें जानबूझकर मिटाने की साजिश की गई थी। विश्वास नहीं होता ना? मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, मगर पिछले कुछ वक्त से मैं समीर मल्होत्रा की बैंक्रप्सी से जुड़े हर एक रिपोर्ट, हर एक सबूत को ढूंढ रही हूँ। मैंने पब्लिक रिकॉर्ड्स खंगाले, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स निकाले, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया, और जब मैंने सब चीजों को एक साथ स्टडी किया तो एक अजीब सा पैटर्न मुझे देखने को मिला। मैंने नोटिस किया कि समर मल्होत्रा के सारे अकाउंट्स एक ही पैटर्न में बंद हुए थे, ठीक उसी समय जब ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के कुछ बड़े शेयर्स सीक्रेटली ट्रांसफर हुए थे। वो शेयर्स किसके नाम पर ट्रांसफर हुए थे ये मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन मैंने जितनी गहराई से इस मामले की छानबीन की, उतना ही मुझे यकीन हुआ कि ये कोई साधारण बिजनेस फेलियर नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। ये दावा करने वाली कोई और नहीं बल्कि किरण थी। हाल ही में उसने द फॉल दैट नेवर वॉज टाइटल से एक नया आर्टिकल पब्लिश किया। पूरे देश में हलचल मचा दी थी। बिजनेस टाइकून्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, राजनेता, सबकी नजरें अब एक ही सवाल पर थी कि क्या सचमुच किसी ने समर को बर्बाद करने की कोशिश की थी, या फिर वो इतनी बड़ी पोजीशन संभालने के लायक ही नहीं था। मगर किरण ने इसमें केवल समर के खिलाफ हुई साजिशों का ही जिक्र नहीं किया। उसने आगे कुछ ऐसी बातें भी आर्टिकल में लिखी थी जो इस ओर इशारा कर रही थी कि समर वापसी कर रहा था। अगर पिछले कुछ हफ्ते पर गौर किया जाए तो समर मल्होत्रा की एक्टिविटीज ये बताती हैं कि उसकी बर्बादी का खेल सिर्फ एक तमाशा नहीं था। जिन कंपनीज ने मुश्किल समय में समर मल्होत्रा का साथ छोड़ दिया, आज वो खुद बर्बादी की कगार पर खड़ी है। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज वो डर डर के जी रहे हैं। और ये सब देखने के बाद मेरे मन में यही सवाल उठते हैं कि इस खेल में असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या वाकई ही समर मल्होत्रा का खेल खत्म हो चुका है, या फिर वो किसी बड़े दाव की तैयारी में है? किरण ने तो यूं ही आधी रात में ये आर्टिकल पब्लिश किया था, मगर वो कहाँ जानती थी कि वो आर्टिकल इतना जल्दी वायरल होगा और सुबह होते ही पूरे बिजनेस वर्ल्ड में हलचल मच जाएगी। ये आर्टिकल किसी बॉम्ब से कम नहीं था। समर के केस में पहली बार किसी ने खुलकर सवाल उठाया था कि क्या समर मल्होत्रा सच में अपनी नाकामी की वजह से बर्बाद हुआ था, या उसे बर्बाद करने की एक सोची समझी साजिश की गई थी। आर्टिकल में सिर्फ आरोप नहीं थे, बल्कि ठोस सवाल थे, ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। आर्टिकल में लिखा गया था कि समर के खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज हुए, बैंक अकाउंट सील हुए, बिजनेस डील्स खत्म कर दी गई। लेकिन ये सब कुछ इतने ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ कि ये सोचना जरूरी हो गया था कि कहीं ये सब पहले से प्लान किया गया था। इस आर्टिकल के कारण किरण को कई हेट कमेंट्स भी रिसीव हुए, जिनका जवाब देते हुए उसने अपना एक वीडियो शेयर किया, जहां वो और भी कई सवाल उठाती हुई दिखाई दी। चलिए मान लिया कि वो आर्टिकल बेकार था और समर मल्होत्रा का डाउनफॉल इसलिए हुआ क्योंकि वो उस पोजीशन के लायक नहीं थे, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि सबूत कहाँ है? अगर उन्हें अपने ही फैसले की वजह से नुकसान हुआ, तो उनके खिलाफ आरोप लगाने वाले वही लोग क्यों हैं जो अब उनकी कंपनी के मालिक बन बैठे हैं? क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है कि जिन लोगों ने समर मल्होत्रा को बर्बाद किया वो आज बैंकिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं? किरण का ये वीडियो एक आर्टिकल से भी ज्यादा वायरल हो गया। हर न्यूज चैनल इस स्टोरी को उठाने लगा। ट्विटर और बिजनेस फोरम्स पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। कोई किरण की तारीफ करता तो कोई इसे उसकी बेवकूफी, क्योंकि उनके हिसाब से किरण उस आदमी के लिए लड़ाई लड़ रही थी जो अब किसी काम का नहीं था। समर के हेटर्स ने तो किरण को गालियां दी ही, मगर अपने उस आर्टिकल और वीडियो के कारण वो उन लोगों की नजरों में आ चुकी थी जो सचमुच इस साजिश के पीछे थे। किरण अपने ऑफिस के केबिन में बैठी थी और लैपटॉप की स्क्रीन पर लगातार आ रही अपडेट्स देख रही थी। उसने दुनिया को एक हकीकत से रूबरू कराया था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इस सच्चाई की कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है। जिस सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई थी, उसे किरण पूरी दुनिया के सामने ला चुकी थी, और कहीं न कहीं किरण को इस बात का अंदाजा भी था कि इस सच्चाई को फिर से छिपाने के लिए वो लोग उसकी जान लेने से भी नहीं कतराएंगे। मगर फिर भी उसने किसी बात की परवाह नहीं की और आगे बढ़ गई। फिर वही हुआ जिसका किरण को डर था। उसका फोन वाइब्रेट हुआ और एक अनजान नंबर से उसे मैसेज आया। हम
मुझसे टकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। अभी भी वक्त है। जो खेल तूने शुरू किया है उसे यहीं रोक दे, वरना हम अपनी पर आ गए तो तू कहीं की नहीं रहेगी। किरण ने हंसकर इस मैसेज को इग्नोर किया, क्योंकि आए दिन वो ऐसी धमकियों का सामना करती थी। मगर अगले ही पल एक बार फिर उसका फोन वाइब्रेट हुआ। इस बार उसे दूसरे अननोन नंबर से कॉल आया। किरण ने कुछ देर सोचा और फिर कॉल उठाया। हेलो। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। तुम्हें लगा कि तुम इस सच को दुनिया के सामने लाकर हीरो बन जाओगी। हाँ, हीरो का तो नहीं मालूम, मगर जब इस तरह की धमकियां मुझे मिलती हैं तो तब लगता है कि शायद मैं जो कर रही हूँ वो एकदम सही है। सही गलत की बातें छोड़ दो किरण, और अपनी चिंता करो। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो समर मल्होत्रा की कहानी को और आगे मत बढ़ाओ, या फिर अपने परिवार के लिए अच्छे सिक्योरिटी गार्ड्स हायर कर लो। Whatever। किरण को और धमकियां सुनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने फोन टेबल पर रखा, उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। आज पहली बार किसी चीज को लेकर किरण घबरा रही थी। पहली बार वो ये सोचने पर मजबूर हुई कि क्या वो सही कर रही थी या फिर उसे समर के टॉपिक से दूर रहना चाहिए। किरण को घबराहट हो रही थी, इसलिए उसने घर जाने का फैसला किया। मगर जब वो ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंची, तब उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा था। किरण ने इधर उधर देखा तो पाया कि कुछ दूर एक काली एसयूवी खड़ी थी। टिंटेड ग्लास होने के कारण किरण अंदर का नजारा नहीं देख पाई, मगर उसे यकीन हो चुका था कि उस एसयूवी में बैठे लोग उसे ही देख रहे थे। अब किरण ने देर नहीं की, वो जल्दी से कार में बैठी और दरवाजे लॉक कर दिए। इंजन स्टार्ट करते ही किरण ने तेजी से अपने घर की ओर ड्राइव करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो पाया कि एसयूवी भी धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी थी। अब किरण को यकीन हो गया था कि वो बहुत बड़े खतरे में थी। किरण तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, मगर जिस आदमी के कारण उसने इतना बड़ा खतरा मोल लिया था, वो यानी समर मल्होत्रा इस समय आराम से कमरे में बैठकर उसका लिखा आर्टिकल पढ़ रहा था। मगर तभी नताशा वहाँ आ गई। बॉस, किरण बहुत बड़े खतरे में है। कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं। हमारे आदमियों ने बताया कि इस वक्त एक एसयूवी किरण का पीछा कर रही है और किसी भी पल उस पर हमला किया जा सकता है। समर ने बड़े आराम से अपना लैपटॉप बंद किया और फिर नताशा की ओर देखा। उसे कुछ नहीं होना चाहिए नताशा। उनसे कहो कि किरण को सेफ रखने की कोशिश करें और मुझे अभी उसकी लाइव लोकेशन चाहिए। नताशा ने हाँ में सिर हिलाने के बाद अपने फोन में कुछ टाइप किया और फिर स्क्रीन को समर के आगे कर दिया। वो इस वक्त साउथ मुंबई हाईवे पर है और सीलिंग की तरफ बढ़ रही है। समर ने बिना समय गवाए अपनी जैकेट उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ गया। नताशा, कुछ लोग अनजाने में भी कभी कभी जरूरी मोहरे बन जाते हैं। मगर हमें उन मोहरों की क्या जरूरत है? मुझे हर उस इंसान की जरूरत है नताशा, जो कमला शर्मा का एम्पायर गिराने में मेरी मदद करेगा। किरण की गाड़ी एक सुनसान रास्ते से होकर गुजर रही थी। तभी उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया। उसने जल्दबाजी में गाड़ी का दरवाजा खोला और कार से बाहर निकली, मगर तभी अचानक उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। घबराहट के मारे किरण ने गलती से कॉल पिक कर दिया। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अगले मोड़ पर दाएं मुड़ो, अभी। किरण ने पीछे मुड़कर देखा तो एसयूवी भी रुक चुकी थी। किरण जानती थी कि अगर वो यहाँ रुकी तो इसी पल उसका खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने गहरी सांस ली और तुरंत दाहिनी गली में घुस गई। उस पल एसयूवी में बैठे लोग भी उसके पीछे दौड़ने लगे। किरण पूरी जान लगाकर भाग रही थी। अचानक उसके पीछे से एक ब्लैक कार तेज स्पीड में आई। चलती हुई कार का दरवाजा खुला और किरण को एक झटके में कार के अंदर खींच लिया गया। डर और घबराहट के कारण किरण के गले से चीख तक नहीं निकली। उसे लगा कि आज उसका खेल खत्म हो जाएगा, मगर जब उसने घबराई हुई निगाहों से अपने बगल में बैठे आदमी को देखा तो उसने चैन की सांस ली, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि खुद समर मल्होत्रा था। समर को कहीं न कहीं अंदाजा था कि किरण पर हमला करवाने वाला कौन था। आर्टिकल रिलीज होने के ठीक बाद उसने एक नया अटैक लॉन्च किया। ठीक एक हफ्ते बाद बैंकिंग इंडस्ट्री में हलचल मची हुई थी। बड़े इन्वेस्टर्स अचानक अजीब फैसले लेने लगे थे। कुछ कंपनियों के मालिक बदल रहे थे, शेयर ट्रांसफर हो रहे थे, पुराने नाम मिटाए जा रहे थे और नए नाम सामने आ रहे थे।
कई टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने अपनी पोजीशन छोड़ दी थी और कुछ बड़े बिजनेस डील्स जो पहले आरव और रोहित शर्मा के कंट्रोल में थी, अब वो धीरे धीरे किसी और के हाथ में जा रही थी। आरव की वो रात बेचैनी में कटी थी। वो ठीक से सो भी नहीं पाया और सुबह होते ही उसने ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले अपने असिस्टेंट को बुलाया। मुझे हमारे सभी शेयर होल्डर्स की डिटेल चाहिए, अभी के अभी। आरव का असिस्टेंट हड़बड़ाते हुए ऑफिस से बाहर गया और कुछ देर बाद अपने साथ ढेर सारी फाइल्स लेकर अंदर आया। सर, हमें एक बड़ा अजीब सा पैटर्न दिखा है। बीते कुछ हफ्तों में कोई अनजान कंपनियां हमारे बैंक के शेयर खरीद रही हैं और अब हमारे पास मुश्किल से 20% शेयर ही बचे हैं। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। असिस्टेंट ने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डेटा चार्ट दिखाया जिसमें कई शेल कंपनियों के नाम थे। इनमें से कई कंपनियां सिर्फ कागजों पर बनी है सर, और उनके पीछे असली मालिक कौन है इसका सीधा सीधा कोई रिकॉर्ड नहीं है। आरव की उंगलियां टेबल पर कस गई। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये कोई बहुत ही तेज दिमाग वाला इंसान था जो पूरी प्लानिंग के साथ उन पर अटैक कर रहा था। आरव ने अगले ही घंटे में अपनी लीगल एडवाइजर को बुलाया। लीगल एडवाइजर के ऑफिस में कदम रखते ही आरव ने कागजात टेबल पर फेंके। एकदम निशाने पे जाके लगा है सर। आरव शर्मा काफी घबरा गया है और घबराहट में वो वही काम कर रहा है जो हम उससे करवाना चाहते थे। उसने अपने अकाउंट्स की डीप ऑडिट करवाई और अपनी ब्लैक मनी को दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। आरव ने जो ट्रांजैक्शंस की थी उनमें एक ऐसा अकाउंट इस्तेमाल हुआ जो पहले से ही गवर्नमेंट की वॉच लिस्ट में था। अब सरकार उसके बैंकिंग डील्स की पूरी जांच कर रही है, मगर आरव अभी इस बात से पूरी तरह अनजान है। और मिसेस कमला शर्मा और उसके दूसरे बेटे का क्या हाल है? उन्हें तो अभी मालूम ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। आरव को तो झटका मिल ही चुका है, अब उसकी माँ और भाई की बारी है। समर ने बस हाँ में सिर हिलाया और फिर अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ा दी। उसने कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया, जिससे कुछ सेकंड बाद ही स्क्रीन पर आरव शर्मा अ फाइनेंशियल ऑटोप्सी नाम से एक फाइल खुलकर आई। समर ने जब उसे क्लिक करके देखा तो स्क्रीन पर कुछ नए डेटा एनालिसिस आ रहे थे। नताशा बगल में ही खड़ी होकर ये सब देख रही थी। नया डेटा देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। लगता है आरव कुछ और भी करने वाला है। एक दिन के अंदर अंदर इसने इतने सारे काम कर डाले हैं कि मुझे तो लग रहा है जैसे उसके पास सांस लेने का भी वक्त नहीं था। वो सोच रहा है कि ऐसा करके वो बच निकलेगा, मगर आरव को कौन बताए कि वो एक ऐसे दलदल में फंस गया है जहाँ वो जितने हाथ पांव मारेगा उतना ही और धंसता चला जाएगा।
समर बस मुस्कुरा कर रह गया। उसे तो अब अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के ओपन मार्केट में जब अचानक बड़े लेवल पर शेयर खरीदे जाने लगे, तब कंपनी की वैल्यू तेजी से गिरने लगी। आरव तो इसी उधेड़बुन में था कि कैसे बचकर निकला जाए, मगर इस चक्कर में वो अपनी माँ, भाई और कंपनी के इम्पोर्टेंट लोगों से बात करना ही भूल गया, जिसके बाद हायर अथॉरिटीज ने उससे जवाब मांगने शुरू कर दिए। कमला को जैसे ही ये सब पता चला तो वो पांव पटकते हुए उसके ऑफिस में चली गई। साथ में रोहित भी था। ये हो क्या रहा है? पहले तो हमें लगा कि कुछ छोटे इन्वेस्टर्स ने सिर्फ अपना पैसा निकाल लिया है, लेकिन अब ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के पूरे बोर्ड में बदलाव होने लगे हैं। हमारे आदमी निकाल दिए जा रहे हैं और पुराने स्टेक होल्डर्स वापस आ रहे हैं। हमारी पकड़ कमजोर हो रही है। आरव, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि इससे हमें कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? आरव ने बिना कोई जवाब दिए टेबल पर अपना सिर टिका लिया। कमला ने अब उसे और गौर से देखा। उसकी आंखें बता रही थीं कि वो रात को ठीक से सोया नहीं था। उसके चारों ओर ढेरों कागज बिखरे हुए थे और फर्श पर भी फाइल्स बिखरी पड़ी थी। तभी दरवाजा जोर से खुला और आरव का सेक्रेटरी दौड़ते हुए अंदर आया। सर, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सारे शेयर होल्डर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आप सबको भी जल्द से जल्द वहाँ आने को कहा गया है। ये सुनते ही कमला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा? मीटिंग बुलाई गई है, वो भी हमें बताए बिना? उसकी इतनी हिम्मत! अभी इस बात पर गुस्सा होने का वक्त नहीं है मॉम। हमें देखना चाहिए कि आखिर ये मीटिंग हो क्यों रही है। लेट्स गो। आरव किसी जवाब का इंतजार किए बिना अपने ऑफिस से बाहर भागा और सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। वहाँ पहले से ही सारे जरूरी लोग मौजूद थे। बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर कपूर आरव को देखकर अपनी जगह से उठे। मिस्टर शर्मा, क्या आपको अंदाजा भी है कि बैंक की वैल्यू पिछले 2 हफ्तों में कितनी गिर चुकी है? जानता हूँ मिस्टर कपूर, मगर ये बस एक टेम्पररी सिचुएशन है। हमें जल्द ही रिकवरी मिल जाएगी। रिकवरी? आपको पता भी है कि इसी हफ्ते बैंक के कितने ज्यादा शेयर खरीद दिए गए हैं? और जो नए शेयर होल्डर्स आए हैं उनके नाम हमें पता नहीं है। आरव ने बड़ी सी स्क्रीन पर एक नजर डाली। वहाँ कई नाम थे, जैसे ब्लैकस्टोन इन्वेस्टमेंट्स, ओमेगा फाइनेंस, अल्फा कैपिटल। उन्हें देखते ही आरव के चेहरे पर कड़वाहट आ गई। ये शेल कंपनियां हैं। इनके असली मालिक कौन हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। What? शेल कंपनीज? आप ये बात इतनी आसानी से कह रहे हैं मानो ये कोई बड़ी बात ही ना हो। ये तो और भी बड़ी परेशानी है। अगर इसे रोका नहीं गया तो जल्दी ये बैंक डूब जाएगी और फिर जल्दी ही कोई और इसे टेक ओवर कर लेगा और हमें बैंक से बाहर कर देगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। मिस्टर कपूर ने फ्रस्ट्रेट होकर एक गहरी सांस ली। ठीक है, आपके पास बस कुछ और दिनों का वक्त है। इस सिचुएशन को फिक्स कीजिए वरना हमें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। What the hell? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैंने इतने साल इस कंपनी को दिए, उसके बावजूद आप मुझे रिप्लेस करने की बात ऐसे कह रहे हैं मानो यहाँ कोई खेल चल रहा हो। आरव जी, बिजनेस में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। ये शब्द आप ही ने समर मल्होत्रा से कहे थे, याद है? इसलिए हम भी यही फॉलो करेंगे। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए तो आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। समर का नाम सुनकर आरव के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। जिस तरह उसने सबको समर के खिलाफ मैनिपुलेट किया था, उसी तरह कोई और भी इन लोगों को इस्तेमाल कर रहा था। आज आरव उसी हालत में था जो हाल कभी समर का था। उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो चुके थे। बिजनेस वर्ल्ड में क्या हो रहा था या शर्मा फैमिली कितनी बड़ी मुसीबत में है, इस बात से तारा पूरी तरह अनजान थी। इस वक्त तो वो मुंबई के कोने में बसे एक पुराने रेट्रो स्टाइल कैफे में कॉफी का मजा ले रही थी। ये वही जगह थी जहां वो और समर कभी कभी आते थे। तारा उन्हीं दिनों को याद करने के लिए यहाँ आना चाहती थी, मगर समर अपने काम के साथ बिजी था, इसलिए तारा अकेली ही आई। कॉफी पीते पीते वो अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी, मगर तभी कैफे का दरवाजा धड़ाम से खुला और एक जाना पहचाना चेहरा अंदर लड़खड़ाते हुए दाखिल हुआ। रोहित भाई? तारा ने रोहित को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी लड़खड़ाती हुई चाल से ही तारा ने अंदाजा लगा लिया था कि वो नशे में था। रोहित के कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर एक बेबसी झलक रही थी।
रोहित से नजरें मिलते ही तारा ने मुंह फेर लिया। वो उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में तारा के पूरी शर्मा फैमिली से रिश्ते खराब हो चुके थे। कमला का तो फिर भी ठीक था, मगर तारा के दोनों भाइयों ने भी उसे और समर को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ तक कि उन्होंने हर एक गलत काम में अपनी माँ का साथ दिया, ये जानते हुए भी कि इससे उनकी ही बहन की जिंदगी खराब होती। बाकी कोई दिन होता तो रोहित भी तारा को नजरअंदाज करता या फिर उसे तंग करने की कोशिश करता, मगर शराब के नशे में उसका पूरा बिहेवियर ही बदल गया और वो लड़खड़ाते हुए तारा की बगल वाली चेयर पर आकर बैठ गया। हे तारा, तारा, मेरी ओर देखना। तारा ने रोहित की ओर देखा तो मगर कोई जवाब नहीं दिया। अरे मुझे पता था कि तू यहाँ होगी। तू हमेशा ही आती थी समर के साथ प्यार मोहब्बत वाला गेम खेलने। तारा की उंगलियां कॉफी कप के इर्द गिर्द और कस गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाग रहा हूँ। तारा ने सिर घुमाकर उसे देखा। किससे? रोहित की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कांपते हाथों से जेब से शराब की एक छोटी बोतल निकाली और बिना कुछ कहे एक घूंट भर लिया। माँ से, अरब से, तेरे पति से, इस दुनिया से। अरे तुझे पता नहीं है क्या घर के क्या हाल है? सब कितने डरे हुए हैं। तारा ने ना में सिर हिलाया। उसने नोटिस किया कि रोहित की आवाज में डर था, पर कमला शर्मा किसी से डर जाए ऐसा कैसे हो सकता था? सब डरे हुए हैं? किससे? और कमला शर्मा को आखिर डर किस बात का है? रोहित ने हंसने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में खौफ खुला हुआ था। तुझे लगता है कि वो डरती हैं? नहीं तारा, वो डरती नहीं बल्कि डराती हैं। और इस बार हम सब डर गए हैं क्योंकि समर वापसी कर रहा है। तारा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखती रही। माँ कहती थी कि समर को कभी ताकतवर नहीं बनने देना। माँ ने कहा था कि अगर समर को रोका नहीं गया तो वो हमें पूरी तरह मिटा देगा। तारा का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। रोहित की आंखों में अब आंसू आ गए थे, लेकिन ये गलती का पछतावा नहीं था, ये डर के आंसू थे। तारा ने नोटिस किया कि रोहित की आवाज अब धीमी हो गई थी, जैसे वो उसे कोई भूतिया कहानी सुना रहा हो। वैसे हमने समर को नीचे गिराने की पूरी साजिश की थी, और 1 या 2 साल की बात नहीं थी। हम तो सालों से समर की जड़ें खोद रहे थे। माँ ने तो समर को खत्म करने के लिए कितने ही प्लान बनाए। उसकी हर डील में प्रॉब्लम्स खड़ी की, हायर अथॉरिटीज में अपने लोगों को शामिल किया, धीरे धीरे उसके एसेट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया, और पता नहीं क्या क्या। वो समर को ना कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी, और इस काम में हमने भी माँ का साथ दिया। तारा ने गहरी सांस ली। रोहित की बात ये प्रूव कर रही थी कि कमला के स्टडी रूम में जो डॉक्यूमेंट तारा के हाथ लगे थे वो झूठे नहीं थे। सचमुच समर को बर्बाद करने की कोशिश की गई थी, और ये काम तारा के अपने परिवार ने किया था। ये बात उसे किसी चाकू की तरह चुभ रही थी। एक बार के लिए तारा ने उन डॉक्यूमेंट पर यकीन करने से इनकार कर दिया था, मगर आज रोहित ने सब कुछ कन्फेस कर दिया था। ये सब सुनने के बाद तारा एक पल उसके नजदीक नहीं रहना चाहती थी। वो अपनी जगह से उठी और वहां से जाने लगी, मगर रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। ए तारा, बैठ ना, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम उठो और सीधे घर जाओ। घर का नाम सुनकर रोहित ऐसे पैनिक करने लगा मानो कोई उसकी जान लेना चाहता हो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। वो समर वापस आ रहा है और माँ पागल हो चुकी है। वो एक बार फिर से हमें लड़ाई में धकेल रही है यार, मगर मैं अब और नहीं लड़ सकता। मुझे मालूम है कि समर से जीतना मुश्किल है। रोहित डर के मारे कांप रहा था। यही डर था जिसने उसे शराब पीने पर मजबूर किया था। कुछ देर तक रोहित यही सब बड़बड़ाता रहा और फिर टेबल पर सर रखकर सो गया, मगर तारा के अंदर उथल पुथल मची हुई थी। कुछ वक्त पहले उसने समर को एक USB ड्राइव दी थी जिसमें कमला के कुछ सीक्रेट्स भरे पड़े थे। ये ड्राइव समर को सौंपकर तारा ये पहले ही क्लियर कर चुकी थी कि अपनी माँ और पति के बीच की लड़ाई में वो अपने पति के साथ खड़ी रहेगी, मगर फिर भी कभी कभी उसके अंदर की बेटी जाग उठती थी और वो खुद से सवाल करती थी कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं किया। इन सवालों की वजह से तारा खुलकर समर का साथ नहीं दे पा रही थी, मगर रोहित के कन्फेशन ने उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। जब समर को बर्बाद करते वक्त मॉम ने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो फिर मुझे भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है जब उन्हें उनके किए की सजा मिले, और उन्हें सजा दूंगी मैं। तारा ठान चुकी थी कि अब वो बिना किसी गिल्ट के खुलकर समर का साथ देगी। वो रोहित को किसी तरह कैफे के बाहर ले गई। एक टैक्सी रुकवाने के बाद तारा ने रोहित को टैक्सी के अंदर सेटल किया और ड्राइवर को पैसे देने के बाद
उसे रोहित को शर्मा मेंशन पर ड्रॉप करने को कह दिया। इसके बाद तारा दूसरी टैक्सी लेकर उस होटल की ओर निकल पड़ी जहां वो और समर कुछ वक्त से रह रहे थे। जब वो रूम में गई तो उसने देखा कि समर काउच पर बैठा हुआ था और उसकी निगाहें एक USB ड्राइव पर टिकी हुई थी। समर अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसे तारा के आने का पता ही नहीं चला। जब तारा उसके गले में बाहें डालकर बगल में बैठ गई तब समर ने उसकी मौजूदगी का एहसास किया, मगर उसने अब भी कुछ नहीं कहा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? समर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जल्दबाजी में मैंने एक गलती कर दी यार। कैसी गलती? जब मुझे तुम्हारी मॉम के इरादे का पता लगा तो मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। मैंने जब से ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में CEO की पोजीशन संभाली तब से मेरे पास हर एक ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट थी और जो भी डील्स हुई थी वो सब, और बाकी के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास थे। लेकिन जब तुम्हारी मॉम ने अपनी चाल चलना शुरू किया तब सबसे पहले उन्होंने इन्हीं चीजों को खत्म करना ठीक समझा। मैं उनकी ये चाल समझ चुका था, इसलिए मैंने सारे सबूत एक जगह पर छिपा दिए। तारा को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, मगर फिर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास सारे सबूत हैं? हाँ तारा, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की असली फाइल्स, बैंक के असली स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शंस के वो रिकॉर्ड जो तुम्हारी माँ और भाइयों ने मिटा दिए थे, हर वो चीज जो साबित करेगी कि मुझे कैसे फंसाया गया था वो सेफ है। लेकिन मैंने एक गड़बड़ कर दी तारा, मैंने उन्हें हमारे सीक्रेट वॉल्ट में रख दिया और जब सब कुछ हो गया तो मैं वो सबूत वहां से निकालना भूल गया। सीक्रेट वॉल्ट? वो जो हमारे पुराने घर में था, जिसके बारे में केवल हम दोनों जानते थे? समर ने जब हाँ में सिर हिलाया तो तारा ने अपना सिर पकड़ लिया। नो वे, वो घर तो अब आदित्य के पास है। वो आदित्य वहाँ रहता है और उस जगह की तो सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। आखिर वो शहर का सबसे कीमती घर है। समर ने एक गहरी सांस ली। यही तो दिक्कत थी कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, मगर समर इसका सॉल्यूशन ढूंढ चुका था। आज रात मैं अपने उस पेंट हाउस में जाऊंगा और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वापस लेकर आऊंगा। अगर मुझे वो वहां नहीं मिले तो फिर मेरा मिशन फेल हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम वहाँ कैसे जाओगे? उस जगह हम पहले रहा करते थे और हमें मालूम है कि सिक्योरिटी के होते हुए वहाँ एक कदम रखना भी इम्पॉसिबल है। यही तो प्लस पॉइंट है तारा, हम वहाँ पहले रहते थे इसलिए हमें मालूम है कि किस ओर टाइट सिक्योरिटी नहीं होती है और पेंट हाउस में घुसने का सीक्रेट और आसान तरीका क्या है। ऊपर से आदित्य भी वहाँ पर नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट मौका है। मैं चुपके से पेंट हाउस में जाऊंगा और सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले आऊंगा। और अगर आदित्य के हाथ पहले ही वो डॉक्यूमेंट्स लग गए होंगे तो? अरे कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उस सीक्रेट वॉल्ट का पासवर्ड सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं और कहीं ना कहीं मुझे यकीन है कि आदित्य ने अभी उसे डिस्कवर नहीं किया होगा। इसलिए मैं आज ही जाकर उन डॉक्यूमेंट्स को निकाल लाऊंगा। फाइन, मगर तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। एंड इट्स फाइनल, वरना मैं तुम्हें भी कहीं नहीं जाने दूंगी। रात के 2 बजे समर और तारा आदित्य शाह के पेंट हाउस के बाहर थे। समर तो अभी भी चाहता था कि तारा वापस चली जाए, मगर वो समर का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए समर को उसे अपने साथ लाना ही पड़ा। वो दोनों चुपके से कार से बाहर निकले और पेंट हाउस के थोड़े और करीब आ गए। पास ही में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नकली झाड़ियां थी, इसलिए समर और तारा वहीं जाकर घुस गए। मुंबई के सबसे पॉश इलाके में बने इस पेंट हाउस की सिक्योरिटी कड़ी थी, इसलिए वो दोनों गलती से भी किसी सिक्योरिटी गार्ड या CCTV कैमरे की नजर में आने का रिस्क नहीं ले सकते थे। आराम से एक जगह बैठने के बाद समर ने अपनी जैकेट में से कुछ चीजें निकाली, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक जैमर था और एक स्पेयर की थी। समर ने इलेक्ट्रॉनिक जैमर का बटन दबाया, जिसके बाद पेंट हाउस के आसपास की लाइट्स एक सेकंड के लिए हल्की झपकी और फिर वापस आ गई। सिक्योरिटी सिस्टम हैक हो चुका है। अब अगले 20 मिनट तक कैमरे सिर्फ पुराने फुटेजेस को रिपीट करते रहेंगे। 20 मिनट के अंदर अंदर हमें अपना सारा काम खत्म करके किसी भी तरह यहाँ से निकलना है। ये सब देखने के बाद तारा ने शक भरी निगाहों से समर को देखा। सच बताओ, आज तक कितने घरों में चोरी की है तुमने? एकदम प्रोफेशनल चोर वाली हरकतें हैं तुम्हारी। समर ये सुनकर हंस पड़ा।
अरे अपने ही घर में घुसने को चोरी नहीं कहते तारा। खैर ये सब छोड़ो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। गार्ड्स का स्केड्यूल चेंज होने में 5 मिनट बाकी हैं। जैसे ही वो लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे वैसे ही हम लोग जल्दी से अंदर चले जाएंगे। तारा ने हाँ में सिर हिला दिया। मौका मिलते ही समर और तारा तेज मगर सावधान कदमों से पेंट हाउस के अंदर चले गए। समर ने डुप्लीकेट चाबी की मदद से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। तारा भी उसके करीब ही थी। अंदर आते ही उसने पूरे पेंट हाउस पर नजर डाली। यहाँ ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ कोई रहता भी है। वो आदित्य यहाँ पर बस जरूरी मीटिंग्स कंडक्ट करता है। ये शहर का महंगा घर है ना, जिसे वो ओन करना चाहता था, और अब जब उसके पास ये आ चुका है तो दिखावा करना तो बनता है ना। इसी वजह से मैं श्योर हूँ कि आदित्य को अभी तक वॉल्ट का पता नहीं चला होगा। चलो चल के देखते हैं। वो दोनों धीमे कदमों से बेडरूम की तरफ बढ़ गए। तारा बुकशेल्फ के पास आकर खड़ी हो गई। उसे अच्छे से देखने के बाद उसने दूसरे रैक से कुछ बुक्स निकाली। करीब से देखने पर पता चल रहा था कि वहाँ बटन बना हुआ था। तारा ने वो बटन प्रेस किया और पीछे हट गई। उसके ऐसा करते ही बुकशेल्फ 2 हिस्सों में बट गया और किसी एलिवेटर की तरह खुल गया। अंदर एक छोटा सा लॉकर रूम था। तारा ने समर की ओर देखा तो समर ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। तारा उस लॉकर रूम में चली गई जहाँ सीक्रेट वॉल्ट था। तारा ने जल्दी से कीपैड पर कोड डाला और अगले ही पल वॉल्ट खुल गया। अंदर फाइलें, हार्ड ड्राइव और कुछ कॉन्टैक्ट्स रखे हुए थे। समर ने तारा की ओर बैग फेंका और तारा ने बड़ी फुर्ती से वॉल्ट में रखा सारा सामान बैग में डाल दिया। और कुछ भी यहाँ रह गया है तो अभी बता दो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। नहीं, बस यही चाहिए था। अब जल्दी से बाहर आओ, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तारा ने बैग समर के हाथ में दिया, फिर वॉल्ट बंद कर दिया और उसके बाद लॉकर रूम से बाहर आ गई। जब सब कुछ पहले जैसा हो गया तब समर और तारा कमरे से बाहर निकलने लगे। जाते जाते तारा ने पूरे बेडरूम पर नजर डाली। इस कमरे से उसकी और समर की कई यादें जुड़ी थी। तारा ने यहाँ रहकर अपने फ्यूचर के कई सपने देखे थे, मगर अब ये घर किसी और का हो चुका था। पुराने दिन याद करके तारा थोड़ी इमोशनल हो गई, इसलिए जैसे ही वो मेन डोर के करीब पहुंची वैसे ही उसका पांव एक बड़े से वास से लग गया और वो कांच का वास फर्श पर गिरकर टूट गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए। समर ने तारा की ओर देखा। अरे ये क्या किया तुमने? अब उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ कोई आया था। सॉरी, मुझे अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे पर भी हल्की दस्तक हुई, यानी कोई अंदर आने वाला था। समर ने बिना किसी देरी के तारा का हाथ पकड़ा और दोनों सीक्रेट एग्जिट की ओर भागे, जहाँ से बाहर निकलने के बारे में उन्होंने पहले ही सोच लिया था। मगर जैसे ही वो दोनों बाहर आए तो वहाँ भी उन्हें गार्ड्स नजर आ गए। समर ने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर 2 स्मोक बॉम्ब बाहर निकाले और उन्हें एक्टिवेट करने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दिया, जिससे चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। मौके का फायदा उठाकर समर और तारा तेजी से उस एरिया से बाहर निकले और अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए। उन दोनों ने तब तक सांस नहीं ली जब तक वो अपने होटल रूम में पहुंच नहीं गए। तारा तो आते ही बिस्तर पर लेट गई और गहरी सांसें लेने लगी। आज तो तुमने बचा लिया, वरना हम दोनों पकड़े जाते। ये तो कहो कि रवि की बात मानकर मैंने अपने पास स्मोक बॉम्ब रख लिए थे, वरना तो आज सचमुच पकड़े जाते हम दोनों। तारा का दिल अभी भी डर के मारे धड़क रहा था, मगर वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि ये एडवेंचर उसे काफी मजेदार लगा। कुछ देर शांत रहने के बाद तारा ने समर को देखा, जो आते ही काम पर लग गया था। उसका सीरियस चेहरा देखकर तारा को इतना तो समझ आ रहा था कि जल्द ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, जो कमला शर्मा को हिलाकर रख देगा। और हुआ भी वही। ठीक 2 दिन बाद मुंबई का कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक नई हलचल से गुजर रहा था। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की सबसे बड़ी सब्सिडियरी ब्रांच पर अचानक एक होस्टाइल टेकओवर हो चुका था। सुबह से इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के फोन बज रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आरव शर्मा को खबर मिली और वो दौड़ता हुआ अपने ऑफिस आया। ट्रेडिंग फ्लोर पर माहौल बेहद गर्म था। स्क्रीन पर स्टॉक प्राइस लगातार गिर रहे थे। एनालिस्ट और ट्रेडर्स के बीच हलचल मची हुई थी। आरव को कॉल्स पर कॉल्स आ रहे थे, मगर वो ठीक से किसी से बात तक नहीं कर पा रहा था। वो तेज कदमों से ट्रेडिंग फ्लोर पर चलता हुआ आया। उसकी कमीज के कॉलर पसीने से भीगे हुए थे, माथे पर शिकन थी और चेहरे पर केवल गुस्सा। आरव के पास सांस लेने का भी वक्त नहीं था। वो बस अपने असिस्टेंट
और सेक्रेटरीज पर चिल्लाकर अपनी भड़ास निकाल रहा था। हर एक शेयर खरीदो, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। मेरे लिए दाम कोई मायने नहीं रखता, बस खरीदते जाओ। कैसे भी करके मुझे शेयर चाहिए, चाहे तुम किसी की जान ले लो या किसी को धमकी दो। उसने फोन पटक दिया। चेहरे पर तनाव की गहरी लकीरें उभर आई। वो सीधा स्क्रीन की तरफ मुड़ा जहां बैंक का स्टॉक तेजी से गिरता जा रहा था। आरव जानता था कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा शेयर सिक्योर नहीं कर पाया तो उसकी पोजीशन खतरे में पड़ सकती थी, इसलिए वो लगातार हाथ पांव चला रहा था। कुछ पल के लिए वो अपनी चेयर पर बैठकर सोचने लगा कि अचानक उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी तबाही आई कैसे, और आखिरी इंसान था कौन जो लगातार अटैक पर अटैक किए जा रहा था। फ्रस्ट्रेट होकर उसने अपना सिर पकड़ लिया और तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आया। अब आरव का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मैंने कहा था कि शेयर्स खरीदते जाओ, सही गलत सारे तरीके अपनाओ, मगर मुझे रिजल्ट्स चाहिए। क्या मुझे तुम्हें हर काम खुद बताना पड़ेगा? अगर तुमसे इतना सा काम नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो ये नौकरी। आरव ने कोई बात नहीं सुनी और अपना फोन जमीन पर पटक दिया। तभी रोहित वहां दौड़ता हुआ आया, मगर ऑफिस का हाल देखकर उसके कदम रुक गए। आरव का ऑफिस जंग के मैदान में बदल चुका था। टेबल पर फाइलों का ढेर लगा हुआ था, डेस्क पर कॉफी के जूठे कप रखे थे और टेलीफोन लगातार बज रहा था। रोहित ने जमीन की ओर नजर डाली तो वहां उसे 2 टूटे हुए सेलफोन और कंप्यूटर। रोहित को भूत की तरह खड़ा देखकर आरव और ज्यादा चिढ़ गया। तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो, वरना निकलो यहाँ से। मेरा मूड पहले से ही बहुत खराब हो गया है। अब तुम मुझे कोई बुरी खबर मत देना। इस मोमेंट पर गुड न्यूज की गुंजाइश भी तो नहीं है। मुझे अभी अभी लीगल टीम से कॉल आई थी, कोई हमारी होल्डिंग्स को सिस्टमेटिकली खत्म कर रहा है। हमारे एक के बाद एक पार्टनर हमें छोड़ रहे हैं। शेयर्स की कीमत काफी हद तक गिर चुकी है और बाकी बचे हुए शेयर होल्डर्स भी अपने शेयर्स बेचकर यहाँ से जाने का प्लान बना रहे हैं। आरव ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ ली। कौन कर रहा है ये सब? कोई नहीं जानता। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई इंसान ना होकर कोई भूत हो, क्योंकि उसे ट्रैक करना इम्पॉसिबल सा लग रहा है। कोई पेपर ट्रेल नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, लेकिन वो हर उस डिवीजन को टारगेट कर रहा है जहां तुम्हारा कंट्रोल है। रिपोर्ट देखकर तो मुझे बस यही लग रहा है कि कोई तुम्हें जानबूझकर टारगेट कर रहा है, और अगर तुमने समय रहते एक्शन नहीं लिया तो तुम्हारा बर्बाद होना पक्का है। आरव का सिर चकरा रहा था। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अपने असिस्टेंट को कॉल किया। लीगल टीम को मेरे कैबिन में बुलाओ। अभी क्या अभी? उन्हें बुलाने का कोई फायदा नहीं है सर। इस समय आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया है। आधे घंटे से वहाँ पर मीटिंग चल रही है। आरव ने चौंक कर रोहित की ओर देखा, मगर उसके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। आधे घंटे से मीटिंग हो रही थी तो मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया? और अब मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? क्या हो रहा है वहाँ? मुझे नहीं मालूम सर, मगर आपको अर्जेंटली बुलाया गया है। आरव ने ओके कहा और सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की ओर दौड़ा। रोहित भी उसके पीछे पीछे चला गया। दोनों भाइयों की तरह कमला भी इस मीटिंग से अनजान थी, इसलिए आरव का मैसेज मिलते ही वो भी कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आरव अपनी कुर्सी पर झुंझलाते हुए बैठा था। उसकी उंगलियां टेबल पर गुस्से से तबला बजा रही थी। पूरे कमरे में एक अजीब सी बेचैनी थी। बैंक के टॉप इन्वेस्टर्स, बोर्ड मेंबर्स और लीगल टीम पहले से ही वहां मौजूद थी, लेकिन माहौल आज अलग था। आज की मीटिंग महज एक डिस्कशन नहीं थी, बल्कि एक जजमेंट डे था। डायरेक्टर मेहरा अपना गला साफ करते हुए अपनी जगह से उठे। मिस्टर शर्मा, हमें ये मीटिंग ऑफिशियल तरीके से शुरू करनी होगी। ओह रियली? और आप सब मेरे बिना यहाँ जो कर रहे थे वो क्या हो रहा था? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बताए बिना मीटिंग कंडक्ट करने की? वॉच योर एटीट्यूड मिस्टर शर्मा। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के मेजॉरिटी शेयर्स अब आपके हाथ में नहीं रहे, इसलिए अब आप यहाँ पहले की तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकते। और वैसे भी हमने वोटिंग की है और नए मैनेजमेंट के तहत फैसला किया गया है कि आपको इस बैंक की सब्सिडियरी हेड की पोजीशन से हटा दिया जाए। आरव गुस्से में अपनी जगह से उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से उसे उसकी पोजीशन से हटाया जा रहा था।
What the hell? ये क्या ड्रामा है? ये कोई ड्रामा नहीं है, बोर्ड का कलेक्टिव डिसीजन है। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और पिछले कुछ हफ्तों में कई शेल कंपनियों ने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे। अब वो मिलकर इस बैंक के 55% से ज्यादा हिस्से के मालिक हैं। नो वे, ये गलत है। मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ये बोर्ड का डिसीजन हो या किसी और का, मगर मैं ये बैंक छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब जानते भी हैं कि इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े। इतनी मेहनत और इंतजार करने के बाद ये पोजीशन मिली और आप लोगों ने मुझे यहां से बाहर निकालने की तैयारी कर दी। नो वे। आरव ठीक कह रहा है, ये सब बकवास है। हम आपके इस डिसीजन को सही नहीं मानते और अगर आपने मेरे बेटे को पुश किया तो न चाहते हुए भी हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तभी एक झटके से कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और नताशा बोल्ड स्टेप्स लेकर अंदर आई। उसे देखकर कमला, आरव और रोहित का दिल तेजी से धड़क उठा। पिछली बार जब वो आई थी तब भी उन्हें बुरी खबर ही सुनने को मिली थी और आज उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो बता रही थी कि नताशा आज भी एक बड़ा धमाका करेगी। नताशा को देखकर कमला ने मुंह बना लिया, मगर नताशा के एक्सप्रेशंस वैसे ही रहे। वो बड़े आराम से चलकर आगे आई और कमला के बगल में खड़ी हो गई। कोर्ट में जाने की नौबत ही नहीं आएगी मिसेस शर्मा। ये सब बिल्कुल लीगल है। आपका बेटा इस पोजीशन को संभालने के काबिल नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रॉन्ग क्वेश्चन। असली सवाल ये है कि मैं अब तक कहाँ थी और क्या कर रही थी। नताशा के हाथ में कुछ फाइल्स थी जिन्हें उसने कमला और रोहित के सामने पटक दिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे पिछले कुछ वक्त में शेयर होल्डिंग्स में बदलाव हुए। आपको शायद एहसास नहीं हुआ, पर पिछले कुछ हफ्तों में बैंक के 55% शेयर एक नई एंटिटी के अंडर आ गए हैं। कौन सी एंटिटी? किसने खरीदे हमारे शेयर्स? आप ये जानकर क्या करेंगी मिसेस शर्मा? आप तो अब अपनी कुर्सी बचाने के बारे में सोचिए। इस कंपनी को किसी और ने टेक ओवर करने का फैसला लिया है और सबसे पहले वो आपके बेटे को यहाँ से बाहर जाते हुए देखना चाहते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स देख सकती हैं। कमला और आरव ने पहले तो नताशा को घूरा और फिर फाइल्स उठाकर उन्हें पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनका गुस्सा बढ़ रहा था। किसी और ने बैंक टेक ओवर कर लिया था। ये बात आरव को बिल्कुल हजम नहीं हुई और देखते ही देखते उसने फाइल को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर जमीन पर पटक दिया। अब देखता हूँ कौन इस बैंक को टेक ओवर करता है। उसकी ये हरकत देखकर नताशा को हंसी आ गई। काम डाउन मिस्टर शर्मा, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। एंड बाय द वे, ये बस कॉपी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेफ हैं। कमला का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। यू चीटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? ना तो मैं आपकी कोई टीम मेंबर हूँ और ना ही इस बैंक की कोई एम्प्लॉई, तो फिर इसमें धोखा देने वाली बात कहाँ से आई मिसेस शर्मा? आरव ने गुस्से से टेबल पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे नताशा एक पल के लिए घबरा गई, मगर वो अपनी जगह पर डटी रही। ये सब उस समर का काम है ना, उसी के कहने पर तुम ये कर रही हो। मैं इस टेक ओवर को रोक दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े, मगर मैं उस समर को जीतने नहीं दूंगा। अगर आपको इससे तसल्ली होती है तो कोर्ट जरूर जाइए, मगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये टेक ओवर पूरी तरह लीगल है। हर एक पेपर, हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक सिग्नेचर, सब कुछ असली है और इसलिए कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं होगा। आरव को अब नताशा पर इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो खुद को रोक नहीं पाया और अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, मगर नताशा पहले ही ये एक्सपेक्ट कर रही थी, इसलिए उसने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए, जिसके कारण आरव लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! अगले ही पल बैंक का सिक्योरिटी हेड कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया था। मिस्टर आरव शर्मा, प्लीज आप शांति से इस बिल्डिंग के बाहर चले जाइए, वरना हमें आपको यहाँ से घसीटते हुए लेकर जाना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जानते भी हो कि मुझसे दुश्मनी मोल लेना तुम्हारी नौकरी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। मिस्टर शर्मा, पहले तो आप ये याद रखिए कि अब आप इस बैंक में कोई पोजीशन होल्ड नहीं करते, इसलिए इन धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। और अगर आपने मुझे धमकी देने की कोशिश की
तो मैं आपके ऊपर हैरेसमेंट का केस फाइल करूंगा। आप पहले ही काफी हंगामा कर चुके हैं, इसलिए अब आप प्लीज अपने लिए ज्यादा मुसीबतें मत बढ़ाइए और जाइए यहाँ से। यो तुम है तो मैं अभी बताता हूँ। वो सिक्योरिटी हेड को अटैक कर पाता इससे पहले ही वहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और आरव को घसीटते हुए बाहर ले गए। कमला भी चिल्लाते हुए उनके पीछे गई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बैंक के सारे एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो कोई भी वहाँ मौजूद था वो बस इसे एक तमाशे की तरह देख रहा था। आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? वो इतनी बदतमीजी से मेरे बेटे को यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं और आप बस तमाशा देख रहे हैं। प्लीज रोकिए उन्हें। मिसेस शर्मा, अब आपको ये बात समझनी होगी कि आपका बेटा अपनी पोजीशन खो चुका है और ये बात तो आप भी जानती हैं कि बिजनेस बिजनेस होता है। यहाँ पर इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। जब समर मल्होत्रा के केस में ये बात अप्लाई हो सकती है तो फिर अब क्यों नहीं? आप भी ऐसी बायस्ड बातें नहीं कर सकती। आपको सबके साथ एक जैसा ही पेश आना चाहिए। कमला ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। जो कुछ भी उन्होंने समर को कहा था या उसके साथ किया था वो अब लौट कर आ रहा था, मगर कमला इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, सही गलत सारे रास्ते अपनाए थे। तो ऐसे में वो हार मान लेती तो सालों की प्लानिंग, प्लॉटिंग और क्राइम स्टोरीज किसी काम की नहीं रहती। कमला ने नताशा को गुस्से में घूरा। मैं जानती हूँ कि उस समर के कहने पर तुम ये सब कर रही हो। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम पूरी जिंदगी पछताओगी। We'll see, मिसेस शर्मा। ये सारा ड्रामा कॉन्फ्रेंस रूम में लगे कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा था और इस वक्त समर और तारा आराम से इसकी लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे थे। कमला के रिएक्शन से समर काफी सेटिस्फाइड था और जब रोहित को कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकाला गया तब उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। 1 down, 2 to go।